हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हो गए हैं इस ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेज में। आपके कक्षाओं का नुकसान ना हो, आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, आपको आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए हम हमेशा तैयार रहने वाले एक बार फिर से आज हम एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है हैव हैज हैड। हैव हैज हैड एवं हैव टू हैज टू हैड टू का प्रयोग। बच्चों, आज हम इस छोटे से टॉपिक के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक 480p पर देखिए तो निश्चित रूप से आप यह टॉपिक अच्छी तरह से समझ जाएंगे और आपको इन शब्दों के प्रयोग में जितने भी परेशानियां आपके सामने आती हैं, आज हम उन सब का निराकरण करके ही यहाँ से जाएंगे। भले ही आधा घंटा से ज़्यादा लग जाए, लेकिन आज चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम काफ़ी दिनों बाद आपके कैमरे के सामने हाजिर हुए हैं, तो आज हम इस टॉपिक को पूरी तरह से हल करके ही जाएंगे। बच्चों, हैव हैज हैड और हैव टू हैज टू हैड टू दोनों देखने में तो एक जैसे बिल्कुल लगते हैं, लेकिन है इनमें बहुत अंतर। देयर आर ग्रेट डिफरेंसेस बिटवीन हैव हैज हैड एंड हैव टू हैज टू हैड टू। बहुत बड़ा अंतर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर द सस्पेक्ट ऑफ हैव हैज हैड। बच्चों, आपने हैव हैज हैड को टेंस में भी पढ़ा होगा। दे आर हेल्पिंग वर्ब्स। हैव एंड हैज आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड हैड इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसका परिचय, तो पहला परिचय जो आपका रहा, दे आर हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ ए प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करते हैं। बच्चों, ये मेन वर्ब का जब काम करते हैं तो दो अवस्थाओं में काम करते हैं। हैव हैज और हैड को जब हम मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये दो रूप में काम करते हैं। एक तो होता है एक्शन वर्ब के रूप में काम करते हैं और एक नॉन एक्शन वर्ब के रूप में काम करते हैं। ध्यान दीजिए, जब एक्शन वर्ब के रूप में काम करता है तो केवल हैव का प्रयोग होता है, हैव, और तब हैव माने लेना होता है। लेकिन जब ये नॉन एक्शन के रूप में प्रयोग होते हैं और एज ए मेन वर्ब यूज होते हैं तो हैव हैज हैड का प्रयोग, तीनों का प्रयोग होता है। कब होता जानिए, हैव और हैज। ध्यान दें, हैव और हैज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस। ध्यान दीजिए, हैव और हैज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किसी व्यक्ति या वस्तु पर अपना स्वामित्व, अपना पोजेशन, अपना अधिकार दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हैव और हैज को एज ए मेन वर्ब। जब इसकी बनावट हम लोग देखते हैं, यानी इन वाक्यों का जब हिंदी आपको दिखाई देगा तो उसमें पास या रखना लिखा रहता है। अर्थात हैव और हैज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में स्वामित्व, स्वामित्व या अधिकार, स्वामित्व या अधिकार को दर्शाने के लिए हैव और हैज का प्रयोग होता है। उसी प्रकार हैड का प्रयोग देख लीजिए। जो हैड का प्रयोग होता है वो पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में स्वामित्व या अधिकार। पास्ट टेंस में स्वामित्व या अधिकार किसी वस्तु पर जताने के लिए हम हैड का प्रयोग करते हैं, और इसी को जब प्रेजेंट में यूज करना होता है तो हैज अथवा हैव का प्रयोग करते हैं। बच्चों, जब इनको हम प्रेजेंट में यूज करते हैं तो ध्यान दीजिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। बाकी जो शेष कर्ता बचते हैं, बाकी कर्ता बचते क्या है, हमने आपको
कर्ता का डिफिनीशन, कर्ता का कैटेगराइजेशन बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया एक वीडियो में, कर्ता और टेंस के प्रकार। वहाँ आप कर्ता और टेंस के प्रकार से जान जाएंगे कि कर्ता 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट कर्ता, सेकंड कर्ता और थर्ड कर्ता। तो थर्ड कर्ता एक वचन के साथ हैज का प्रयोग होता है, और बचा क्या, आई बचा, वी बचा, यू बचा, और थर्ड कर्ता बहुवचन। थर्ड कर्ता बहुवचन के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। कब, वर्तमान काल में जब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु पर अपना अधिकार जताना होता है, अपना स्वामित्व दर्शाना होता है, अपना पोजेशन दिखाना होता है, तो वहाँ हैव और हैज का प्रयोग होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। हैज, आई वी और यू तथा थर्ड कर्ता बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जब इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको 2 शब्द दिखाई पड़ेंगे। 2 शब्द कौन कौन है? वो होगा पास या रखना। यानी जब भी ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा तो उसमें या तो पास या रखना जरूर लिखा रहेगा हिंदी वाक्यों में। जैसे कहा जाए मेरे पास, मेरे पास एक कुर्सी है। मेरे पास एक कुर्सी है। बच्चों, इस लाइन में ये दर्शाया जा रहा है कि मेरा अधिकार है कुर्सी पर, यानी मैं एक कुर्सी रखता हूँ। अर्थात या तो पास या रखना जरूर लगा रहेगा। और चूंकि इसमें है लिखा हुआ है, इसी है शब्द से ये निर्धारित हो रहा है कि यह प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस में हमने आपको अभी सिखाया कि हैज और हैव का प्रयोग होना है। मेरे पास एक कुर्सी है का मतलब हो गया मैं एक कुर्सी रखता हूँ। तो ऐसी अवस्था में हमारा कर्ता हो जाएगा आई। मेरे की अंग्रेजी माई नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। मेरे की अंग्रेजी माई तब होगा जब इसके साथ कोई नाउन जुड़ा रहेगा। जैसे कहा जाए मेरी कलम, मेरी कुर्सी, मेरी साइकिल, मेरी पुस्तक। यानी मेरी या जो भी पॉजेसिव वर्ड्स हैं इनके साथ जब कोई नाउन जुड़ा रहेगा तब ये माई के रूप में यूज होगा। अन्यथा एज ए सब्जेक्ट, एज ए नॉमिनेटिव केसेस इनको करना है। तो यहाँ मेरे की अंग्रेजी आई हो गया। अब आप देखिए आई के साथ हैव का प्रयोग होता है तो हो जाएगा आई हैव ए चेयर। है ना आसान, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप देखते रहें। मेरे पास एक कुर्सी है से पता चला ये प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस में हैव और हैज का प्रयोग होता है और आई के साथ हैव का प्रयोग, इसलिए पूरा वाक्य बन गया आई हैव ए चेयर। अगर यहाँ यू होता तब भी हैव लगता, अगर यहाँ दे होता तब भी हैव लगता, अगर यहाँ वी होता तो भी हैव का प्रयोग होता। अब कोई थर्ड पर्सन देख लेते हैं। रमेश के पास एक चारपाई है। अब इस वक्त में आपका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ तो आपको हैज ही लगाना है। तो आपका जो सब्जेक्ट बनेगा बच्चों वो हो जाएगा रमेश, और आपका जो यहाँ मेन वर्ब या एज ए मेन वर्ब यूज किया जा रहा है, रमेश हैज ए काट। रमेश के पास एक चारपाई है, इसका पूरा अनुवाद हो गया रमेश हैज ए काट। रमेश के पास एक चारपाई है। यानी यहाँ कोई और सिंगुलर हो जाता, राम होता, सीता होती, कोई थर्ड पर्सन एक वचन बॉय होता, गर्ल होता, तो वहाँ हम हैज का प्रयोग करते। लेकिन यहाँ रमेश और सुरेश अगर हो जाए तो हैज का प्रयोग नहीं होगा बच्चों, हैव का प्रयोग होगा। अगर यहाँ बॉयज हो जाए, बॉय के बजाय बॉयज हो जाए तो भी यहाँ हैज का प्रयोग नहीं होगा, हैव का प्रयोग होगा। तो बात समझ में आ रही होगी। रमेश हैज ए कॉट, अगर यहाँ कोई प्लूरल हो जाता तो यहाँ हैव का प्रयोग हो जाता। आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट टेंस में पास या रखने की अंग्रेजी के लिए किसी वस्तु पर अपना अधिकार जताने के लिए हमें हैव या हैज का प्रयोग करना पड़ता है। एक और वाक्य देखते हैं। लड़कों के पास किताबें नहीं हैं। लड़कों के पास किताबें नहीं हैं। लड़कों, ध्यान दीजिए, यहाँ आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ देखिए यहाँ
थर्ड कर्ता बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करना है। तो आप पहले कर्ता लिखिए लड़कों, तो लड़कों का अंग्रेजी हो जाएगा द बॉयज। द बॉयज के साथ आपकी जो वर्ब हो जाएगी वो हो जाएगा हैव नॉट। द बॉयज हैव नॉट, किताबें का हो जाएगा द बुक्स। द बॉयज हैव नॉट बुक्स। तो हमें पूरा भरोसा है कि आपको इतनी बातें तो समझ में आ ही गई होंगी। लड़कों के पास किताबें नहीं हैं, इसको हम कह सकते हैं लड़के किताब नहीं रखते हैं। ध्यान दीजिए, लड़के किताब नहीं रखते हैं, यह ऐसे भी हो सकता था, तब भी यही वाक्य बनता द बॉयज हैव नॉट द बुक्स। एक और देखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो पास और रखना शब्द है ये सेंटेंस में दिखाई नहीं देते हैं, ये विजिबल नहीं होते हैं, ये अदृश्य होते हैं। जैसे कहा जाए मेरे 4 भाई हैं, मेरे 4 भाई हैं। अब इस वाक्य में देखिए ना तो पास दिखाई दे रहा है ना ही रखना दिखाई दे रहा है, लेकिन इस सेंटेंस की बनावट कुछ ऐसी है कि ये सिद्ध हो रहा है कि मेरे पास 4 भाई हैं या मैं 4 भाई रखता हूँ। तो ऐसी अवस्था में यहाँ भी हैव हैज का ही प्रयोग होगा और कुछ नहीं होगा। तो मेरे पास 4 भाई हैं अर्थात मैं 4 भाई रखता हूँ, तो आपका आंसर बनेगा आई हैव 4 ब्रदर्स। आई हैव 4 ब्रदर्स। बच्चों ये तो रही प्रेजेंट की बात, हम आपको चलते हैं कुछ पास्ट टेंस की तरफ ले चलते हैं। जब यही काम हम पास्ट टेंस में करते हैं तो वहाँ हम ना तो हैव लगाते हैं ना हैज लगाते हैं, बल्कि सीधा सीधा हैड लगा देते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ ना, हैड को लगाते हैं पास्ट टेंस में स्वामित्व या अधिकार जताने के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु पर। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, पास्ट का एग्जाम्पल हम इधर देखते हैं। पास्ट का एग्जाम्पल देखें, रावण के 10 सिर थे। रावण के 10 सिर थे। यहाँ भी देखिए पास या रखना नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वाक्य की बनावट कुछ ऐसी है कि जिससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि रावण के पास 10 सिर थे, यानी रावण 10 सिर रखता था। चूँकि था शब्द हमेशा भूतकाल का बोधक है, ऐसी अवस्था में हमें हैड का प्रयोग करना पड़ेगा। सब्जेक्ट जो भी हो, कर्ता जो भी हो, हमें हैड का प्रयोग करना है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा रावणा हैड 10 हेड्स, HEADS। रावण के पास 10 सिर थे, रावणा हैड 10 हेड्स। यानी जब भी पास्ट टेंस कोई आएगा तो बस सीधे हमें हैड का प्रयोग करना है, उसमें ज़्यादा सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। अगला देख लीजिए, दशरथ। दशरथ की 3 पत्नियां थीं। दशरथ की 3 पत्नियां थीं अर्थात दशरथ के पास 3 पत्नियां थीं भूतकाल में, या दशरथ 3 पत्नी रखते थे। ऐसी अवस्था में आपका जो ट्रांसलेशन बनेगा वो हो जाएगा DASHARATHA। दशरथा हैड 3 वाइफ्स। 3 वाइफ्स, पत्नियों का बहुवचन हो जाएगा, पत्नी का बहुवचन WIVES। ये आपका पूरा आंसर हो गया। दशरथ हैड 3 वाइफ्स, यानी दशरथ के पास 3 पत्नियां थीं। इनका बच्चों थोड़ा सा प्रश्नवाचक भी देख लिया जाए, और प्रश्नवाचक देखने के बाद हम लोग चलते हैं हैव टू, हैज टू और हैड टू पर। कुछ प्रश्नवाचक 1-2 ज़्यादा नहीं देखेंगे। क्या तुम्हारे पास मेरा, मेरी, क्या तुम्हारे पास मेरी किताब है? क्या तुम्हारे पास मेरी किताब है का मतलब हुआ क्या तुम मेरी किताब रखते हो? तो एकदम क्लियर यहाँ पास आया हुआ है, और यह है से पता चला इट इज प्रेजेंट टेंस। तो हमें हैव या हैज का प्रयोग करना है किसके अनुसार? यू के अनुसार। तुम्हारा का अंग्रेजी और नहीं होगा। मैंने बार बार बताया कि और तब होता जब तुम्हारे के साथ कोई नाउन जुड़ा होता, तुम्हारी कलम, तुम्हारी साइकिल, तुम्हारी किताब। तो क्या तुम्हारे पास मेरी किताब, यहाँ देखिए मेरी के साथ किताब जुड़ा हुआ था, माई बुक लिखा जाएगा, लेकिन योर नहीं लिखा जाएगा, यहाँ तुम्हारे के लिए यू लिखा जाएगा, और यू के साथ आप लगाते हैं हैव। जब भी क्या पहले होगा तो आपको
कर्ता के अनुसार हैव, हैज या हैड को पहले लिख देना होगा, तो हो जाएगा हैव यू मेरी किताब, का अंग्रेजी हो जाएगा माई बुक, प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। क्या तुम्हारे पास मेरी किताब है? हैव यू माई बुक। कुछ कठिन नहीं है। कुछ और प्रश्नवाचक, कठिन प्रश्नवाचक की तरफ बढ़ते हैं। राम के कितने पुत्र थे? राम के कितने पुत्र थे? यहाँ देखिए, राम के कितने पुत्र थे, अर्थात राम कितना पुत्र रखते थे, यानी राम के पास कितने पुत्र थे। यहाँ थे से पता चला ये पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में आप जानते हैं हैड का प्रयोग होता है। कितने पुत्र, कितने की अंग्रेजी आपको बताई गई है हाउ मच और हाउ मेनी। जब कितना के साथ कोई काउंटेबल नाउन जुड़ा हो तो हाउ मेनी लगता है, और जब कितना के साथ कोई अनकाउंटेबल नाउन जुड़ा हो तो हाउ मच लगता है। जब भी हाउ मच लगेगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, और जब भी हाउ मेनी लगेगा तो ऑलवेज आपको प्लूरल वर्ब ही यूज करना है। यानी राम के कितने पुत्र थे, कितने पुत्र की अंग्रेजी हो जाएगा हाउ मेनी सन्स, यस ओ एन एस, और हाइड का प्रयोग है, ये पास्ट टेंस है, तो हाउ मेनी सन्स हाइड, और यहाँ हो जाएगा राम। राम के कितने पुत्र थे? हाउ मेनी सन्स हाइड राम। नेक्स्ट देख लीजिए, उसके पास कितना दूध है? उसके पास कितना दूध है। यहां देखिए बच्चों, दूध को तो हम काउंट कर नहीं सकते। दूध इज, मिल्क इज अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन है तो हाउ मच लगेगा। यहाँ कितना दूध का अंग्रेजी हो जाएगा हाउ मच, अर्थात आपका वाक्य बन रहा है हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क उसके पास। उसके की अंग्रेजी या तो ही होगा या सी होगा, दोनों में से आप कोई लिख सकते हैं। अगर वो फीमेल है तो सी होगा, अगर मेल है तो ही होगा। तो हाउ मच मिल्क हाइज लिख करके आप चाहे ही लिखिए चाहे सी लिख लीजिए, आपका दोनों सही हो जाएगा। तो हमें पूरा भरोसा है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको हैव, हैज और हैड का प्रयोग समझ में आ गया होगा। अब हम आपको ले चलते हैं हैव टू, हैज टू और हैड टू का प्रयोग कब होता है। है तो इन्हीं से संबंधित जुड़ा हुआ, लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर है। तो आइए देखते हैं कि इन तीनों का प्रयोग कहाँ होता है। तो आइए देखते हैं हैव टू और हैज टू का प्रयोग किन अवस्थाओं में होता है, और हैड टू का प्रयोग किन अवस्थाओं में होता है और कब होता है। हैव टू और हैज टू का प्रयोग प्रेजेंट में कर्ता पर दबाव, ये मेरा अपना लैंग्वेज है। दबाव के स्थान पर आप और भी कुछ प्रेशर समझ सकते हैं। प्रेजेंट में कर्ता पर दबाव होने पर, उसी प्रकार हाइड टू का प्रयोग जो होता है, हाइड टू का प्रयोग पास्ट टेंस में, पास्ट में कर्ता पर दबाव होने पर, यानी सीधी बात हैव टू हैज टू प्रेजेंट में कर्ता पर दबाव होने पर, और हैड टू लगता है पास्ट में कर्ता पर दबाव होने पर। अब देखिए कर्ता पर दबाव कैसे पता चलेगा। जहां कर्ता के द्वारा कोई कार्य करने की अनिवार्यता या बाध्यता प्रकट की गई हो, ऐसे वाक्यों में वर्तमान काल में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज टू और बाकी सब के साथ हमें हैव टू का प्रयोग करके राइट मूल रूप ऑफ द वर्ब, मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। यानी हैव टू और हैज टू लगता है प्रेजेंट में, उसी प्रकार हैड टू लगता है पास्ट में कर्ता पर दबाव होने पर। इसकी पहचान थोड़ा सा जान लीजिए। इसकी पहचान है वाक्यांत में क्रिया के साथ, वाक्यांत में क्रिया के साथ पढ़ता था, पढ़ता है या पढ़ता था। देखिए वाक्यांत में क्रिया के साथ
पढ़ता है या पढ़ता था लिखा रहता है। अगर पढ़ता था लिखा होगा और उसके साथ एक वर्ब लिखा रहेगा तो हम उसको पास्ट का मानेंगे, और अगर पढ़ता है तो प्रेजेंट मानेंगे। एक एग्जाम्पल से समझिए, ऐसा नहीं समझ में आएगी बात। एग्जाम्पल देखिए, कहना हो मुझे स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है। अब इस वाक्य में देखिए, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, यह वाक्य शो कर रहा है, यह वाक्य बता रहा है कि मैं स्कूल जाना नहीं चाहता हूँ, मुझे ज़बरदस्ती ये काम करना पड़ता है, मुझे यह काम करने के लिए दबाव दिया जा रहा है, मुझ पर प्रेशर है, मुझ पर एक प्रकार का दबाव है। इसलिए इस वाक्य में एक क्रिया जाना के साथ पढ़ता है लिखा हुआ है, यही इसकी पहचान है। अगर पढ़ता है के साथ एक क्रिया आ जाए तो आपको तुरंत जान लेना होगा कि इसमें कर्ता पर काम करने का दबाव है, ज़बरदस्ती उससे काम करवाया जा रहा है। तो यहाँ हैव टू या हैज़ टू का प्रयोग होगा। बच्चों, अब हैव टू कहाँ लगेगा, हैज़ टू कहाँ लगेगा, ये बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि अभी 5 मिनट पहले आपने पढ़ा था कि जिसके साथ हैज लगता था वहीं हैज़ टू लगेगा, और जिसके साथ हैव लगता था वहीं हैव टू लगेगा। तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ टू लगाएंगे और बाकी सबके साथ हैव टू, और अगर वाक्य भूतकाल का होगा तो सबके साथ हैड टू प्लस मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग हमें करना होगा। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, इसका देख लीजिए, मुझे का अंग्रेजी मैं नहीं होगा बच्चों, एज ए सब्जेक्ट हमको लिखना है, नॉमिनेटिव केस में लिखना है तो हमें लिखना पड़ेगा आई, और आई के साथ कर्ता पर दबाव है, प्रेजेंट है तो हैव टू, आई हैव टू गो टू स्कूल। यहाँ देखिए हैव लगा, यहाँ हैव एज ए मेन वर्ब नहीं है, इसको हम मॉडल कह सकते हैं, आदर्श सहायक क्रिया कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्रिया ये है। तो मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है, मेरे ऊपर दबाव है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनेगा, आई हैव टू गो टू स्कूल। अगला वाक्य देखिए, तुम्हें गृह कार्य पूरा करना पड़ता है, तुम्हें गृह कार्य पूरा करना पड़ता है। बिल्कुल भी यही फार्मूला यहाँ भी, यहाँ आप कर्ता लिखिए यू, और यहाँ भी यू पर गृह कार्य को पूरा करने का दबाव है, प्रेशर है, तो ऐसी अवस्था में आपको वही लिखना पड़ेगा, यू हैव टू कंप्लीट, यू हैव टू कंप्लीट द HW, यू हैव टू कंप्लीट द HW, तुम्हें होमवर्क पूरा करना पड़ता है। तो हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे इसका स्ट्रक्चर कि हैव टू और हैज़ टू कब लगता है। जरा हैज़ टू पर एक बार एक सेंटेंस लिखें, सोनू को प्रतिदिन नहाना पड़ता है, सोनू को प्रतिदिन नहाना पड़ता है। तो नहाना कोई अपराध है क्या? भाई प्रतिदिन नहाना पड़ता है तो इसमें कौन सा बड़ा अपराध है? ये तो हमारा मॉरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है। नहीं नहाएंगे तो आपको लोग पसंद नहीं करेंगे। सोनू को प्रतिदिन नहाना पड़ता है, यहाँ भी ज़बरदस्ती, यानी सोनू नहाना नहीं चाहता होगा, उसको ज़बरदस्ती मार करके पीट करके लोग नहलाते होंगे। तो यहाँ भी सोनू पर नहाने का दबाव है, और सोनू थर्ड कर्तव्य वचन है, तो इस बार हम हैज़ टू का प्रयोग कर देंगे। देखिए इस तरह से, सोनू हैज़ टू, नहाना का बेथ होता है, BATHE, बेथ, सोनू हैज़ टू बेथ, और प्रतिदिन का हो जाएगा डेली या एवरीडे। ये आपका आंसर हो गया, सोनू हैज़ टू बेथ डेली। तो ये तीनों सेंटेंस आपके प्रेजेंट से थे। अब हम पास्ट पर चलते हैं। जब हम पास्ट टेंस में वाक्य प्रयोग करेंगे तो वहाँ देखिए पढ़ता था या पढ़ा आएगा, या तो पढ़ता था या पढ़ा। जैसे कहा जाए राम को बन जाना पड़ा, राम को बन जाना पड़ा। राम बन जाना थोड़ी चाहते थे, उनको तो भेजा गया, दबाव बनाया गया, ज़बरदस्ती बनाया गया, माता पिता के बातों का पालन करना था,
तो उन्हें जाना पड़ा। राम बन गए नहीं, राम को बन जाना पड़ा। तो ऐसी अवस्था में पड़ा शब्द बता रहा है इट इज पास्ट टेंस, भूतकाल है। और भूतकाल में सभी के साथ हैड टू करता जो भी हो, तो आपका आंसर इस प्रकार बनेगा राम हैड टू गो टू फॉरेस्ट। राम हैड टू गो टू फॉरेस्ट, राम को वन जाना पड़ा, राम को जंगल जाना पड़ा, राम को वनवास जाना पड़ा। तो जब भी भूतकाल का वाक्य आएगा और इस प्रकार का लिखा रहेगा कि राम को वन जाना पड़ा, राम को वन जाना पड़ता था, तो आपको हैड टू का प्रयोग करना होगा। अगला एग्जाम्पल देखें। मुझे कल साइकिल बेचना पड़ा। मुझे कल साइकिल बेचना पड़ा। अब साइकिल कोई शौक से नहीं बेचा है, कोई मजबूरी रहेगी, कोई दबाव रहेगा, कोई प्रेशर रहा होगा। तो यहाँ भी भूतकाल में वाक्य हो रहा है और दबाव के साथ हो रहा है, तो यहाँ हैड टू का प्रयोग करेंगे। मुझे क्या हो जाएगा आई, और हैड टू, आई हैड टू सेल साइकिल, आई हैड टू सेल द साइकिल। और कल भी लिखा है तो कल का स्टरडे हो जाएगा। आई हैड टू सेल द साइकिल स्टरडे। तो हमें नहीं लेता कोई समस्या अब आपके सामने आनी होगी। देखिए, समस्याएं तब आती हैं जब हम नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो आपके सामने समस्या आएगी ही नहीं, और आएगी अगर तो वह कोई ना कोई सल्यूशन भी लेकर के आएगा। क्योंकि कहा गया है अगर इस दुनिया में समस्याएं हैं तो उसका सल्यूशन भी है। हम आपके समस्याओं का निदान कर रहे हैं तो समस्याएं निपटनी चाहिए, समस्याएं बननी नहीं चाहिए। हैव टू, हैज टू और हैड टू तथा हैव हैज हैड में अंतर भी आप समझ गए होंगे, हमें पूरा भरोसा है। इसका 2-3 वाक्य और देख लेते हैं, प्रश्नवाचक थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या राम को भोजन पकाना पड़ता है? क्या राम को भोजन पकाना पड़ता है? ये प्रश्नवाचक है बच्चों। तो जब प्रश्नवाचक वाक्य आएगा तो उसी हैव टू, हैज टू या हैड टू में से हैव, हैज या हैड को पहले कर देंगे कर्ता से, और टू को कर्ता के बाद कर देंगे। यानी राम के अनुसार पढ़ता है, हैज टू लगना है, हैज को राम के पहले और टू को राम के बाद कर देना है। अर्थात हैज राम टू, हैज और टू के बीच में आपका कर्ता होगा बच्चों। अगर यहाँ कोई बहुवचन होता तो हैड, यहाँ हैव हो जाता, हैव राम टू। हैज राम टू आपका क्रिया पकाना अर्थात कुक, हैज राम टू कुक, और अंत में हो जाएगा भोजन, द फूड। प्रश्नवाचक यहाँ लगा दीजिए, आपका आंसर मेंटेन। कैसे कहते हैं कि नहीं आएगा? अरे आएगा कैसे नहीं? आएगा नहीं, इसे आना पड़ेगा। आएगा कैसे नहीं? हैज राम टू कुक द फूड, क्या राम को भोजन पकाना पड़ता है? अगला देखें। क्या तुम्हें रात में पढ़ना पड़ता है? क्या तुम्हें रात में पढ़ना पड़ता है? क्या तुम्हें रात में पढ़ना पड़ता है? यानी यहाँ आप पढ़ने के शौकीन नहीं हैं, आपको ज़बरदस्ती पढ़ने पर मजबूर किया जाता है। तो ऐसी अवस्था में यहाँ भी यू के साथ हैव हम पहले कर देंगे। यानी हैव यू टू रीड, हैव यू टू रीड इन द नाइट, हैव यू टू रीड इन द नाइट, हैव यू टू रीड इन द नाइट। एक और प्रश्नवाचक देख लेते हैं जिसमें WH टाइप शब्द बीच में आया करते हैं, तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, जरा इस पर गौर कर लिया जाए। रमेश को बाजार में क्या खरीदना पड़ा? रमेश को बाजार में क्या खरीदना पड़ा? रमेश को बाजार में क्या खरीदना पड़ा? यहाँ भी भूतकाल में कर्ता पर दबाव दिख रहा है और प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, तो इसको आगे उठा ले आओ। क्या के अंग्रेजी को हम पहले लिख दें, व्हाट पढ़ा मतलब भूतकाल अर्थात हैड टू, कर्ता जो भी हो, तो व्हाट हैड रमेश
व्हाट हैड रमेश टू, और खरीदना खरीद हो जाएगा बाई, व्हाट हैड रमेश टू बाई, बाजार में तो इन द मार्केट, इन द मार्केट। तो बच्चों हमें नहीं लगता कोई समस्या होगी। एग्जाम्पल हमने बहुत पर्याप्त आपको दे दिए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं बगल हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसका नोट भी बाकायदा तैयार कर सकते हैं। फिर से आपको मैं समराइज़ कर दूँ, हैव, हैज और हैड का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु पर स्वामित्व दर्शाने के लिए, अधिकार दर्शाने के लिए, पोजीशन दर्शाने के लिए किया जाता है। वहीं हैव टू, हैज टू और हैड टू का प्रयोग वर्तमान काल या भूतकाल में दबाव बस कोई काम करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों इसी को जब हम फ्यूचर टेंस में ले जाते हैं तो यही हैव, हैज, हैड बदल करके विल हैव और शैल हैव बन जाता है। वहाँ हैज नहीं रहता ना हैड रहता है, यही हैव बदल करके विल हैव और शैल हैव हो जाता है। और यही हैव टू, हैज टू, हैड टू बदल करके विल हैव टू, शैल हैव टू हो जाता है। जैसे कहा जाए मुझे किताब पढ़ना पड़ेगा तो हो जाएगा आई शैल हैव टू, आई शैल हैव टू रीड द बुक। जब फ्यूचर में होगा दबाव तो इस प्रकार का वाक्य लिखा जाएगा। तो हमें लगता है टॉपिक समझ गए होंगे और आज का हमारा टारगेट भी लगभग पूरा हो जा रहा है। लगभग हम आधा घंटा को पार कर चुके हैं एक छोटे से टॉपिक को पढ़ने के लिए। अब हम अगले वीडियो में आपको कुछ और रोमांचक टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर सब्सक्राइब भी बढ़वाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद।